हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारे अभी तक लेक्चर जितने मैंने करवाए हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज जितने भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा था, आज उसके लिए आपका लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अब आज का बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, बैलेंस फोर्स क्या होती है, न्यूटन्स के लॉ पढ़ लिए तीनों, उनकी जो एग्जांपल्स होती हैं उनको पढ़ लिया है। मैंने एक बार आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ाया था, इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी। तो लीनियर मोमेंटम में एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आज हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है। लेकिन लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन में कम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी। तो मैं एक बार लीनियर मोमेंटम के बारे में याद दिला देता हूँ आपको क्या था। ठीक है, देखिए। तो लीनियर मोमेंटम पहली बात क्या है, ये मेजरमेंट करता है। क्या होता है, मेजर ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को मेजर करता है। कौन सी क्वांटिटी, किस चीज़ को मेजर करता है? कोई भी बॉडी जो मोशन में है, कोई भी बॉडी जो मोशन में है, उस बॉडी ने कितना मोशन पोजेस किया है, उस बॉडी ने कितने, उस बॉडी के पास कितना मोशन है, ओवरऑल कितना मोशन है, उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी का यूज किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। सिंपल सी बात, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। इट हेल्प्स टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। कोई फोर्स, देखिए, इट हेल्प टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन अनदर बॉडी। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है। सिंपल सी बात, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको, लीनियर मोमेंटम को। दूसरे तरीके से मैंने कैसे समझाया, ये मेजर करता है किसको, एक क्वांटिटी को। कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मीन्स कितना मोशन कोई बॉडी के अंदर पोसेस है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसने कितना मोशन को पोजेस किया, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लीनियर मोमेंटम का यूज किया जाता है। अल्टीमेटली होता क्या है लीनियर मोमेंटम, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो कोई भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। एक जैसे मान लीजिए बस चल रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और उस बस का मास कितना है, 100 है। तो 100 इंटू 10 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1000। मीन्स उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, 1000 है। लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये बॉडी कैसे चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है। एक साइकिल चल रहा है, मान लो वो 10 kg का है और उसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 10 है। इसका लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो कितना आएगा, 100। मीन्स इस साइकिल के पास ओवरऑल जो मोशन जो पोजेस किया है इसने, वो कितना किया है, उसको मेजर करने के लिए हमें किसका यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम का, जो कि कितना है, इसका 100 है। और इसका जो बस है इसका कितना 1000 है। तभी आपने देखा होगा, अगर एक साइकिल 10 की स्पीड से आ रहा है तो आप उसको अपने हाथों से रोक सकते हो, लेकिन एक बस 10 की स्पीड से आ रही है तो उसको आप अपने हाथों से नहीं रोक सकते। क्यों, क्योंकि बस का जो लीनियर मोमेंटम है वो ज़्यादा है, लेकिन साइकिल का लीनियर मोमेंटम क्या है, कम है। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ मास के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वो कैसे, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी आपको क्या देता है, लीनियर मोमेंटम देता है। लीनियर मोमेंटम किसके साथ डिनोट किया जाता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, कौन से सिंबल के साथ लिखा जाता है। जैसे मास को हम m के साथ लिख रहे हैं, फोर्स को f के साथ लिख रहे हैं, वेलोसिटी को v के साथ लिख रहे हैं। ऐसे हम लीनियर मोमेंटम को किसके साथ लिखते हैं, p के साथ लिखते हैं। p इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू b। पहली बात, फॉर्मूला पता चल गया मैथमेटिकली। दूसरी बात, तो मैं इसको लीनियर मोमेंटम को अगर डिफाइन करना हो मैथमेटिकली, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऐसे करके भी इसको लिख सकते हो, किसको, लीनियर मोमेंटम को। तो लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट ऐसे भी बन गई, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब फिर से आप मुझे पूछोगे, आप भूल गए होगे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है। मैंने दो किस्म की क्वांटिटी आपको बताई हुई है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ हमें क्या चीज़ बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। मीन्स वैल्यू कितनी है। जैसे डिस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस
डिस्टेंस आपको सिर्फ क्या बताएगा, कोई चीज़ ने कितनी दूरी तक चला उसका बता देगा, 10 सेंटीमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, सिर्फ वो आपको क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड तो बताती ही है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है, तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी वैल्यू भी बताएगी कितना सेंटीमीटर कोई चला और साथ में डायरेक्शन भी बताएगी। और एग्जांपल देखो, स्केलर की एग्जांपल मैंने क्या बताई थी, स्पीड, और वेक्टर के केस में क्या थी आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पुरानी चीजें भी रिवाइज करवा दी साथ साथ में। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट भी मैंने बताया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई है, मैंने पढ़ाई हुई है इसलिए मैंने जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया। आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारा लास्ट टॉपिक था बचा हुआ, इसको आज हमने कवर करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज चेंज ना हो, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये क्या हो, कहाँ पे आपका एप्लीकेबल है, आइसोलेटेड सिस्टम में। अब मुझे पूछोगे आइसोलेटेड का मतलब क्या, आइसोलेटेड आपने आइलैंड सुने होंगे, आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, एक टापू होता है, यानी कि एक ऐसे जमीन का टुकड़ा होता है, इसके आसपास सारा क्या होता है, पानी होता है। मीन्स ये क्या है, ये टापू क्या है, आइसोलेटेड है, आइलैंड इसलिए इसको बोला जाता है। मीन्स ये सारी चीजों से क्या है, दूर है, इसको कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इस लैंड को कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आसपास सारा क्या है, पानी है और कोई लैंड नहीं है। तो आइलैंड का अल्टीमेटली मतलब क्या है, जो कोई भी चीज, जिसका कोई भी चीज बाकी चीजों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड बोल देते हैं। उसको मीन्स हमने अलग कर दिया है, बाकी चीजों से क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाकी डिस्टर्बेंस से क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। मीन्स वो कहाँ पे बात हो रही होती है, आपकी वैक्यूम में। ठीक, चलिए अब लीनियर लॉ कंजर्वेशन का मतलब बता दिया, कोई भी चीज जो क्या हो, चेंज ना हो, यानी कि क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, आप उसको खर्च कर दो, उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ भी कर दो, अगले 5 मिनट के बाद देखोगे आपके पास वो 10 रुपए रहेंगे। 10 रुपए कैसे रहेंगे, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है, आप मार्केट में जाते हो, 10 रुपीज़ का बिस्किट ले आते हो, क्या कर लिया है, आप बिस्किट ले आए। अब ये बिस्किट आपको मैं पूछूं कि आपके पास अभी 10 रुपए हैं, अगर प्रोवाइडेड आपने बिस्किट को नहीं खाया हो तो आप कहोगे मेरे पास अभी भी 10 रुपए हैं। कैसे हैं, आपके पहले पास 10 रुपए का नोट था, अभी आपके पास बिस्किट है, लेकिन वो भी कितने का है तो 10 रुपए का, एक किस्म के आपके पास क्या है, 10 रुपए हैं। आप चाहोगे तो किसी को ये बेच दो, वापिस आपके पास 10 रुपीज आ जाएंगे। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि आपका कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो चेंज ना हो, ठीक, कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पे कहता क्या है, द सम ऑफ मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो मीन्स चेंज नहीं होगा। तो क्या कहता है, जो सम ऑफ लीनियर, जहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना मोमेंटम से पहले, लीनियर, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, कहाँ पे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम में आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यानी कि जहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखवाऊंगा बाद में थोड़ी देर बाद आपको समझाने के लिए। अदर वर्ड्स, दूसरा तरीका क्या है, the sum of moment of two object before collision and sum of moment of two object after collision क्या होता है आपका, यहाँ पे आगे लिखा होगा रिमेन कांस्टेंट, क्या रहेगा, जहाँ इक्वल, कांस्टेंट रहेगा जहाँ क्या रहेगा, आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आर इक्वल। मैथमेटिकली इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ये कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखिए कैसे है, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऊपर लाइन लिखी हुई ना, अभी समझ आ जाएगी एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और कैसे, एक ही डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ए, और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी ए बॉडी की जो वेलोसिटी है, ए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, बी ऑब्जेक्ट से। मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाता हूँ, आपने अपनी कॉपी के ऊपर डायग्राम बना लेनी है। देखिए मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है और जो ऑब्जेक्ट बी है, ये कौन सा है, ए, और ये कौन सा है, बी, और इसका मास कितना है, m1, यहाँ पे m1 लिखा नहीं गया मेरे से, यहाँ पे लिख देता हूँ m1, और इसका मास कितना है, m2। ये भी चल रहा है इस तरफ और ये भी चल रहा है इस तरफ,
और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2। अब मैंने क्या बोला, जो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए की है क्या ज़्यादा, यानी कि u1 क्या है बड़ा है किससे, u2 से। क्या ये बात समझ आ गई सभी को। उसके बाद इन दोनों की, जैसे अगर ये तेज बॉडी चल रही है यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी क्या है कम है, तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बॉडी इसके साथ क्या कर जाएगी, टकरा जाएगी। टकरान जाने का मतलब कोलाइड कर जाएगी, यानी कि क्या होगी, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगी। क्या होगी, दोनों के बीच में कोलिजन होगी। कोलिजन हुई, ये बॉडी ए और ये बॉडी आपकी बी। कोलिजन होने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, टच कर जाएंगी, ऐसे करके कोलाइड कर जाएंगी। अच्छा, जैसे ये कोलाइड करेंगी तो थोड़ी देर ऐसा तो ना एक दूसरे के साथ चिपकी रहेंगी। ये कितनी देर के लिए कोलाइड की, फॉर एग्जांपल ये टी टाइम के लिए कोलाइड की। उसके बाद जैसे ही कोलाइड की, ये चली जाएगी इस तरफ और ये चल पड़ेगी ये भी इस तरफ। इस बार क्या होगा, इनकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। देखना, दो गाड़ियां चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में कोलिजन होती है, दोनों के बीच में टक्कर लगती है। टक्कर लगने के कारण ऐसा तो ना कि दोनों की गाड़ियों की स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। होता क्या है, जो गाड़ी आगे चल रही होती है वो ज़्यादा स्पीड से भाग जाती है आगे, और जो पीछे वाली होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब दो चीज़ों के बीच में कोलिजन होती है तो इसकी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। मीन्स आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 बी बॉडी की, और ए बॉडी की कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को। जहां पे जो मैंने आपको ये समझाया, ये सारी बातें यहाँ पे यही लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। अच्छा, एक बार पढ़ा भी देता हूँ। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कितनी है आपकी, u1। जूम कर दूं आपके लिए, ये लीजिए। तो ए बॉडी की कितनी है, u1 जस्ट अभी बताया था। बी की कितनी है, u2 इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है इसका, m1। बी का कितना है, m2। और लेट बोथ ऑब्जेक्ट कोलाइड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद वो कोलाइड करते हैं। एंड कोलिजन लास्ट फॉर कितने टाइम के लिए, t सेकंड के लिए कोलिजन होती है। लेट द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी ए की कितनी हो जाती है, v1, और बी की कितनी हो जाती है, v2। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन क्या ऐड करनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए ये कहता है पहले मास कितना था बॉडी का, m1, वेलोसिटी कितनी थी, u1। ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। मैंने बताया ना, मास इंटू लीनियर मोमेंटम क्या, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है आपकी, लीनियर मोमेंटम। तो देखो m1 प्लस u1, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। इसका मतलब क्या कहा मैंने ये कहा, जो पहले इनिशियल कंडीशन p1 प्लस p2 इक्वल्स टू p1 प्लस p2, ऊपर लगा दिया मैंने इसके डैश। मतलब क्या, बिफोर कोलिजन ये लीनियर मोमेंटम क्या है, बिफोर कोलिजन p1 प्लस p2, यानी कि ए बॉडी का लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, बी बॉडी का लीनियर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या, लीनियर मोमेंटम, इक्वल्स टू क्या है, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। मीन्स समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जो लीनियर मोमेंटम है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपने कैसे लिखना है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन एक और लाइन जहां पे ऐड करोगे, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं अच्छे से ये लाइन काट देता हूं, अब जो सही लाइन है वो लिखता हूं। क्या लिखूंगा, एक सेकंड गाइस, गिव मी सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये सही लाइन है। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि जो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले जो लीनियर मोमेंटम था उसका सम किसके बराबर होता है हमेशा, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन हो जाती है दो बॉडीज के बीच में, उसके बाद को कोलिजन दोनों का सम क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए पहले जिसका लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1 मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले ए बॉडी का मास कितना था, m1, और वेलोसिटी कितनी थी, u1, दोनों का प्रोडक्ट
प्लस कर दिया मैंने किसके साथ, पहले दूसरी बॉडी बी बॉडी का मास इंटू बी बॉडी की वेलोसिटी, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम आ गया यानी कि P2। जब बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। अच्छा, तो फिर जो ए बॉडी थी उसका मास कितना था m1, मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, कितनी V2 कोलिजन के बाद। प्लस कर दिया मैंने, मास चेंज नहीं हुआ था लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई थी, कितनी V2, तो इसको प्लस कर दीजिए, क्या आ गया आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन गई जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको जो मैंने समझाया तो आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद ये लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी आपकी ये जो लास्ट में मैंने आपकी लिखी है, ठीक है, किसके बाद, इस लाइन के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, जहाँ पे मैंने बोला था ना यहाँ पे मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, तो अब सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी और जहाँ पे मैं आपको कंक्लूड करवा देता हूँ। क्या होता है, द सम ऑफ मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या है, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। दूसरा तरीका मैंने वो भी बता दिया, क्या कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मतलब कि सेम रह रहा है, पहले हो बाद में हो जब मर्जी हो, तो लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए चेंज नहीं होने का मतलब यही तो हुआ कि जो पहले था वो भी बाद में है, तो इक्वल होता है, इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ये खत्म हो गया, कल हमने करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू। तो ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करना है आपने। आज आपका काम क्या है, आपने कॉपी को मेंटेन करना ही है, पर मुझे पता चल सके आप वीडियोस देखते हो, कौन कौन देखते हैं उससे मुझे कैसे पता चलेगा। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। आज क्या क्वेश्चन का आंसर करोगे, आज आपने क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, साथ में आपने बताना है व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और उसका फार्मूला भी लिखना है। दो काम करने हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम और उसका फार्मूला, साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।